हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये साइंस 10th का क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन है। सीबीएसई को हो या बिहार बोर्ड का आप स्टूडेंट हो, क्वेश्चन तो है सीबीएसई का। सिलेबस तो आप जानते हैं कि सब एनसीईआरटी पूछता है। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर मतलब 2024 में दोस्तों जो एग्जाम हुआ था मार्च में, ऑलराइट, चूँकि आप तो 2025 में एग्जाम होगा, तो 2024 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारा सेट सीबीएसई क्वेश्चन बनाती है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन तो रिपीट एज इट इज़ मिल जाएगा और क्वेश्चन दिख जाएगा आपको कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा है। मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप एनसीईआरटी को ही फोकस करें। आपके स्कूल्स में हो सकता है कि अलग अलग बुक चले, लेकिन क्वेश्चन अल्टीमेटली एनसीईआरटी से पूछा जाता है। एज इट इज़ बुक से क्वेश्चन ले लेता है। तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी को पढ़ें और सारा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का दिख जाएगा। तो आइए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे जहाँ तक हो पाए। ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव को अच्छे से बनाइए, क्योंकि ओएमआर में आपको इसको फिल करना होगा और नंबर आपको ऑब्जेक्टिव ही दिलाएगा। सब्जेक्टिव में आप तो लिख लीजिएगा, क्वेश्चंस कुछ भी पूछेगा तो थोड़ा बहुत आप लिख ही दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते दोस्तों। सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। When 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granulated zinc in a test tube and then warmed, the reaction that occurs can be written in the form of balanced chemical equation। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा रहा है जिंक का। ये कैसा हुआ? मेटल का हम बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। आपने मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन कराया है दोस्तों। मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन तो सब जानता है क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होता है। उसी प्रकार से एनसीईआरटी में अगर आप देखिएगा तो दो ही रिएक्शन दिया हुआ है। मेटल का बेस के साथ दो ही रिएक्शन दिया हुआ है। देखिए, एक रिएक्शन आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला पूछ लिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दो रिएक्शन दिया हुआ है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ। ऑलराइट, ये दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी दिया हुआ है। दो ही रिएक्शन दिया हुआ है बेस के साथ मेटल का, एक मतलब पूछ ही लिया था। एनसीईआरटी का एकदम एज इट इज क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। आप जानते हैं मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करे या बेस के साथ रिएक्शन करे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो दोनों जगह हाइड्रोजन है, लेकिन बैलेंस्ड कहाँ पर? देखिए दोस्तों, यहाँ पर Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनता है और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला यही होता है Na2ZnO2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑलराइट, और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी है। दो सोडियम इधर, दो सोडियम इधर भी है। यहाँ देखिए दो सोडियम है, यहाँ एक ही सोडियम, तो ये तो वैसे ही बैलेंस नहीं है, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर बी होगा। आइए, तो याद रखिएगा, अगर NaOH जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंकेट बनेगा। यही NaOH अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराता तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है NaAlO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा ही। ऑलराइट, तो याद रखिएगा, हो सकता है कि इस बार सोडियम जिंकेट पूछा तो सोडियम एल्यूमिनेट इस बार पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इन लाइट। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको बताया है एनसीईआरटी में। डिकम्पोजिशन बाय लाइट है, लाइट के थ्रू है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू है और हीट के थ्रू है। डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो आप जानते हैं दो ही रिएक्शन है जो कि लाइट के थ्रू होता है। एक तो AgCl वाला, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड वाला। देख लीजिए कहाँ सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, तो एक ही ऑप्शन है, सेकेंड का सी। सिल्वर ब्रोमाइड जो है दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? Ag+Br2 बनता है और ये अपने आप में फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ऑलराइट, ये एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है ये, तो आपको थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, और ये आपको H2O ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, ए मेटल एंड ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। मतलब एक मेटल बताना है, एक नॉन मेटल बताना है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। तो मेटल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मरकरी होता है, और नॉन मेटल कौन है आपका? ब्रोमीन है। ऑलराइट, तो मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी मेटल हो गया जो कि रूम टेम्परेचर पर होता है लिक्विड, और नॉन मेटल में आपका ब्रोमीन हो गया जो कि रूम टेम्परेचर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर देखिए, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में दोस्तों यहाँ दिया हुआ है। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम जानते हैं। कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और साथ ही साथ ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कार्बन कंपाउंड्स का अट्रैक्शन अगर देखिए तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हैव स्ट्रॉन्ग नहीं, हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड और फोर्थ ऑप्शन कौन है हमारा? हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, सेकंड एंड फोर्थ। 5 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है।
द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब एसिड बेस जो चैप्टर दोस्तों, एसिड बेसन चैप्टर, इसका हमने एनसीईआरटी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इस क्वेश्चन से आपको मैक्सिमम, इस चैप्टर से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक वहीं पर है। देखिए आपने पढ़ा होगा आयरन सल्फेट Fe SO4 होता है दोस्तों। यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 7 है। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ब्लू विट्रोल इसी को कहते हैं। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, इसको ब्लू विट्रोल कहते हैं। CaSO4 डॉट 2H2O, इसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। और Na2CO3 डॉट 10H2O, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा वॉशिंग सोडा होता है। तो हमसे पूछा है मैक्सिमम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मैक्सिमम नंबर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में होगा, सोडियम कार्बोनेट का। तो 5 का आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। ऑलराइट, 6 नंबर देखिए, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 6 देखिए, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एल्यूमिनियम और जिंक का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, मतलब ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, जिंक का ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा, एम्फोटेरिक होता है। नेक्स्ट, अब देखिए MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस H2 प्लस Cl2। अब हमसे पूछा है इसमें कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। आप आराम से बता सकते हैं। देखिए ना, यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, MnO2 कन्वर्ट हो गया है MnCl2 में, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो MnO2 का रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन का चला जाना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो MnO2 इज रिड्यूस्ड, ये तो सही बात है। MnO2 रिड्यूस हो गया है दोस्तों, MnO2 हमारा रिड्यूस हो गया है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, HCl भी देखिए, यहाँ पर HCl है और HCl जो है बाद में Cl2 बन जाता है। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन कहलाता है, लेकिन हाइड्रोजन का चला जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो HCl Cl2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब HCl का ऑक्सीडेशन हो गया है। तो मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये फोर्थ ऑप्शन होगा। MnO2 रिड्यूस हो गया है और HCl इज ऑक्सीडाइज हो गया है। इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और दूसरा कंसेप्ट और भी देख सकते हैं आपने, अगर ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है तो देखिए क्या है, हम इसको आपको अच्छे से बता देते हैं। देखिए इसको पहले यहाँ से लेते हैं और देखिए यहाँ इसको हम पेस्ट करते हैं। देखिए MnO2 दोस्तों, MnO2 MnCl2 में कन्वर्ट हो गया है। एरो ठीक से बनाते हैं। MnO2 MnCl2 में कन्वर्ट हो गया। देखिए ना, ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 है और यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो +2 है। क्लोरीन -2 तो +2 हो गया। 4 से 2 में जाना, घट जाना ना, +4 से +2 में तो रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ऑलराइट, रिडक्शन हो गया। यहाँ देखिए HCl, यहाँ Cl कितना में है, Cl देखिए यहाँ पर Cl -1 में है, यहाँ Cl कितना में 0 है। -1 से 0 की तरफ जाना, -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन था, 0 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज कर दिया है। तो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ +4 से +2 मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट से आप सीखे तो यहाँ से भी सीख सकते हैं और वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो दोनों कंसेप्ट हमने आपको बता दिया। टॉपिक को अच्छे से हमने कवर किया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। हमारा मिशन 95 सीरीज में ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक को बताया दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप प्लीज़ जाकर वहाँ से उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आपको 100% पूछेगा। 8 नंबर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई व्हाट इट इनहेरिटेस फ्रॉम द मदर। बच्चे का सेक्स, आप पता, आपने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है दोस्तों, फीमेल क्या होती है, फीमेल होती है XX और मेल क्या होता है XY होता है। मेल क्या होता है XY होता है। यहाँ से जो गैमिट बनेगा क्या बनेगा, सिर्फ X बनेगा। यहाँ से जो गैमिट बनेगा 2 बनेगा, X बनेगा और Y भी बनेगा। तो ये फादर का गैमिट है, ये किसका है, फादर का है। ये फादर का मतलब क्रोमोजोम है, ये मदर का क्रोमोजोम है। और ये क्या है उसका, ये गैमिट है। ये क्या है दोस्तों, ये गैमिट है। ऑलराइट, गैमिट ही पार्टिसिपेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये दोनों मिलेगा तो XX फीमेल बन जाएगा और ये दोनों मिलेगा तो XY मेल बन जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके गैमिट पे डिपेंड कर रहा है, फादर पे ना। तो व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर, द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। फादर से क्या लाता है, एक तो ये है और साथ ही साथ देखिए और ऑप्शन दिया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए मेल चाइल्ड इज मोर, नहीं 50%, ये 50%, ये 50%।
तो द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जेंडर। ऑब्वियसली बात है, फर्टिलाइजेशन के समय अगर एक्स एक्स फर्टिलाइज कर गया तो फीमेल बनेगी और एक्स वाई फर्टिलाइज कर गया तो मेल बनेगा। तो सेकंड कौन ऑप्शन करेक्ट है हमारा दोस्तों? एक तो सेकंड ऑप्शन, एक फोर्थ ऑप्शन। कहाँ पर है सेकंड फोर्थ? 8 का बी हो जाएगा। ऑलराइट, 8 का बी। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स के बारे में हमसे पूछा है। क्रोमोजोम्स पूरा हेरिडिटी चैप्टर में क्रोमोजोम्स को अच्छे से पढ़ाया गया है। हेरिडिटी चैप्टर में हम दोस्तों पूरा अपने नोट्स के साथ, पूरा आपको यूट्यूब पे ऐसा मतलब इतना बेहतरीन तरीके से नोट्स के साथ कोई नहीं पढ़ाया होगा। जो कोई पढ़ाया भी होगा तो थोड़ा गलत तरीके से पढ़ाता है। ऑलराइट, मतलब अपना नोट से पढ़ा रहा है, बस हल्का फुल्का स्लाइड में कुछ कुछ दिखा दिया। आपको पूरा मेरा प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा, उस नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। और उससे हमने कई सारे बच्चों को पढ़ाया भी है, पहले भी पढ़ाया और अच्छा खासा मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने एग्जाम में। हेरिडिटी चैप्टर में अगर देखें तो आप उससे जाके देख सकते हैं। हेरिडिटी का भी पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा है तो कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल सही बात है। ये क्या करता है, क्रोमोसोम्स के पास हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स हमारा, इसके ऊपर क्या होता है, जीन होता है। क्रोमोसोम डीएनए सब एक ही चीज़ है दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर जीन होता है, जीन में ही हमारा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। ये ठीक बात है। फिर है आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। बिल्कुल सही बात है। क्रोमोसोम्स क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। डीएनए ही जो होता है ना, ये जो डीएनए होता है हमारा, ये डीएनए होता है दोस्तों, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यही क्या होता है, कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है। तो ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल। पेयर के फॉर्म में नहीं क्रोमोसोम। अब रिप्रोडक्टिव सेल की बात करें, जैसे स्पर्म हो गया या ओवम हो गया दोस्तों, रिप्रोडक्टिव सेल में स्पर्म में क्या होता है, आधा ही होता है। ओवम में भी क्या होता है, आधा ही होता है। स्पर्म में 23 होता है, इसमें भी 23 होता है। टोटल हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, लेकिन इसमें आधा, इसमें आधा, तो पेयर के फॉर्म में नहीं रहता। ये गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है। आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। बिल्कुल सही बात है, ये सेल डिवीजन में भी इन्वॉल्व होता है। तो कौन कौन सही है, 1, 3, 4 सही है, सॉरी 1, 2, 4 सही है, 3 इन्वॉल्व गलत है। नेक्स्ट है, इन ए नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल सिग्नल। मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ पर केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। आपने पढ़ा होगा न्यूरॉन्स के बारे में दोस्तों। मान लेते हैं हमारा देखिए ये डेंड्राइट्स है, ऑलराइट, ये सेल बॉडी है, ये हमारा एक्सॉन है, और एक्सॉन के टर्मिनल पे क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये टर्मिनल पे क्या होता है, सिनेप्टिक नॉब होता है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है दोस्तों। ऑलराइट, इसी न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ये जाके सिनेप्टिक नॉब को ब्लास्ट कर देता है, और ये ब्लास्ट करता है तो यहाँ से केमिकल रिलीज होता है। और नेक्स्ट के क्या होता है कि डेंड्राइट्स पे जाता है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस सिनेप्टिक नॉब को ब्लास्ट कर देता है, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। ये क्या है, एक प्रकार का केमिकल है। तो केमिकल में कहाँ कन्वर्ट होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन के पास। ऑलराइट, न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन। 11वां नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको दिया रहता है। एस्टोमाटा क्लोज वेन, आप जानते हैं कि एस्टोमाटा कब क्लोज होगा, कब ओपन होगा, ये गार्ड सेल पे डिपेंड करता है, ठीक है। गार्ड सेल इसको कंट्रोल करता है। गार्ड सेल के अंदर पानी अगर भर गया तो एस्टोमाटा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। गार्ड सेल के अंदर पानी खाली हो गया तो वो निकल जाएगा। देखिए हमसे पूछा है एस्टोमाटा क्लोजेज, एस्टोमाटा कब क्लोज होगा, तो देखिए इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। सही बात है, जब इसको फोटोसिंथेसिस की नीड नहीं होगी। ऑब्वियसली बात है, एस्टोमाटा हम जानते हैं गैसेस एक्सचेंज यहीं से होता है। प्लांट क्या लेता है, CO2 ही लेगा, ऑक्सीजन तो वो खुद बना लेता है फोटोसिंथेसिस में। जब उसको CO2 की नीड नहीं होती तो एस्टोमाटा को क्लोज कर लेगा। दूसरा, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल, जब गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा तीसरा कहाँ है, ये सी ऑप्शन। जब गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाता है तो एस्टोमाटा क्लोज हो जाता है। गार्ड सेल में जब पानी आता है तो एस्टोमाटा ओपन हो जाता है। ऑलराइट, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 12 नंबर देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, ध्यान से देखिए, कन्वेक्स लेंस दोस्तों क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। At what distance from a convex lens should an object be placed to get an image of the same size? सेम साइज देखिए, अपने कॉनकेव मिरर का कंसेप्ट होता है वही कॉन्वेक्स लेंस का होता है। मान लीजिए कॉनकेव मिरर में ये फोकस होता है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑलराइट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज भी यही बनता है। उसी प्रकार से कन्वेक्स लेंस में यही होगा। कन्वेक्स लेंस है, यहाँ F1 है, यहाँ F2 होता है। ऑलराइट, तो F2 पर रखेंगे तो इमेज भी क्या बनेगा, F2 बनेगा। ऑलराइट, तो क्या होगा, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फोकल लेंथ के दुगुना पर अगर रख देंगे, मतलब 2F पे रख देंगे तो हमारा इमेज वहीं पर बनेगा। ऑलराइट, उस साइड में वहीं पर बनेगा। आसान क्वेश्चन था।
नेक्स्ट है द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज़ कॉल्ड, मतलब जो हमारा लेंस सिस्टम है ह्यूमन आई के अंदर, जो वहाँ पर इमेज कहाँ बनता है, जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। आसान क्वेश्चन है, रेटिना। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है मस्त दोस्तों, ये करंट कैरिंग हमारा सोलेनॉइड इस प्रकार से होता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स का लाइंस कैसा होता है, पैरेलल होता है, सब क्या होता है आपस में पैरेलल होता है, पैरेलल टू ईच अदर। क्या होता है दोस्तों, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होता है। ये कैसा होता है, ये स्ट्रेट वायर, मान लीजिए कोई स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के अकॉर्डिंग इधर हमको देखना है तो कंसेंट्रिक कैसा होता है, कंसेंट्रिक होता है, इस प्रकार से कुछ ऐसा होता है। ऑलराइट, अगर पूछ देगा कि स्ट्रेट वायर में तो कॉन्सेंट्रिक होता है, सोलेनॉइड में ऐसा हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट 15 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग, मतलब वैसा फूड चेन हमको दिखाना है जाकि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म हो वो मिसिंग होगा। देखिए ना, यहाँ तो ग्रास है, गोट है, लाइन है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल तो है, ये तो नहीं हो सकता है। जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन T1 होता है, जू प्लैंकटन सेकेंड होता है, ये तो है ही। यहाँ देखिए टाइगर है, ग्रास है, स्नेक है, फ्रॉग है, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक ग्रास है, सबसे पहले तो ग्रास T1 हो जाएगा। ग्रास को डायरेक्ट फ्रॉग, आप देखें ग्रास को फ्रॉग खाते हुए, क्या फ्रॉग ग्रास को थोड़ी खाता है, ग्रास को कोई खाएगा उसको फ्रॉग खाएगा, तो मतलब यहाँ T2 गैप है दोस्तों, ये T1 हो गया हमारा, ये यहाँ T3 हो गया, ये T4 हो गया, ये तो T5 हो जाएगा, तो यही T2 गैप है। तो 15 का हो जाएगा हमारा सी नंबर। ऑलराइट, 15 का सी होगा। यहाँ पर कोई हार्बीवोर, ग्रास को खाने वाला कोई हार्बीवोर होता है, उस हार्बीवोर को फ्रॉग खाता, फ्रॉग को स्नेक खाता, स्नेक को फिर मतलब टाइगर तो स्नेक नहीं है खाता है, लेकिन फिर भी ये तो लास्ट टॉपिक लेवल होगा, टॉप कंज्यूमर हो गया। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज ए मीन्स ऑफ ए सेक्सुअल प्रोटेक्शन, मल्टीपल फिजन के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो इसका तो बहुत बढ़िया एग्जांपल मल्टीपल फिजन का दोस्तों प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है मल्टीपल फिजन इसके अंदर होता है। अब देखिए असर्शन रीजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, सही बात है। जब जिंक जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग मतलब एसिड होता है, जो कि मतलब हाइड्रोजन जो रिलीज होता है ना उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, पानी बना देता है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है, ये सही है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट्स रिड्यूस, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रिक एसिड क्या करता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसर्सन भी सही है, रीजन भी सही है और सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन, बिल्कुल से बात, आपने बायो मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा। बायो मैग्निफिकेशन कि जैसे जैसे मान लीजिए कोई हैवी मेटल हो गया, कोई हैवी मेटल को कोई लोअर ऑर्गेनिज्म खाया, उसको कोई ऊपर वाला खाएगा, उसको ऊपर वाला खाएगा, तो सबसे टॉप में जो होगा ना, टॉप जो खाने वाला होगा, टॉप कंज्यूमर होगा, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये मिलेगा केमिकल, जो है हार्मफुल केमिकल सबसे ज़्यादा उसी के अंदर मिलेगा, इसको हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, ये सही बात है। हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट, बिल्कुल सही बात है। हार्मोन केवल को क्रॉप के ऊपर मतलब स्प्रेड किया जाता है ताकि जो है डिजीज और पेस्ट जो है वो मर जाए, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 18 का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, 18 का ए। 19 देखिए, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, मतलब ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में ज़्यादा होता है, आपने पढ़ा भी होगा, होता भी, आप देखा भी होगा। कभी मछली खरीदने के लिए जाइएगा तो देखिएगा कितना जल्दी मतलब अपना मछलियाँ जो अपना गिल्स को ओपन और क्लोज करती हैं, ब्रीदिंग रेट उसका हमसे ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि मतलब उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन में जितना एयर मतलब है उससे कहीं ज़्यादा जो है डिजोल्व होता है वो पानी के अंदर, एयर के अंदर जितना ऑक्सीजन जो है उससे कहीं ज़्यादा होता है वो पानी के अंदर डिजोल्व होता है, क्योंकि पानी में वाटर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये सही बात है। 19 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, 19 का आंसर ए हो जाएगा। 20 देखिए, द रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, बिल्कुल से बात है। रेनबो एक क्या है, नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है स्काई का, ठीक है। सब सनलाइट पड़ता है तो स्काई में जो है रेनबो हमको दिखता है, ये तो सही बात है। रेनबो इज फाउंड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर, ना ओवरहेड रेनबो कभी भी जब मतलब सन जो है ऊपर होगा तब रेनबो नहीं दिखेगा, सन आपका मतलब बैकवर्ड होना चाहिए, ठीक है, मतलब सन पीछे होना चाहिए, आप रेन ड्रॉप्स होना चाहिए, तब जाके आगे जो आपको क्या होगा रेनबो दिखेगा।
तो ये रीजन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ सेक्शन बी मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो गया है, 1 नंबर यहाँ पर खत्म हो गया। तो 20 क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये आपको 100% अगर सही हो गया तो समझिए कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसमें कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आए। हम इस पर सारा क्वेश्चन मतलब सीबीएसई जितना क्वेश्चन पूछती है, लगभग 16-17 सेट क्वेश्चन बनाती है, साइंस का 16-17 सेट, मैथ का 16-17 सेट, हम सबको कवर करेंगे दोस्तों। आप प्लीज़ हमारे वीडियो से जुड़ जाए, चैनल से जुड़ जाए, ताकि जब भी आए तो आप उसको देख पाएँ। देखिए ये सब भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर देते हैं, ताकि आपको तो ये आता ही होगा। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम तो टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस भी करके इसको दिखाया जा सकता है। ऑलराइट, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। स्टेट 1 रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इस सबका एक एक रोल बताना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक रोल क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, क्योंकि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है स्टोमक के अंदर, वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। दूसरा बात HCl क्या करता है, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के साथ अगर चला गया उसको मारने का काम करता है, तो ये आप लिख सकते हैं। विलाय क्या करता है, विलाय हमारा फूड एब्जॉर्प्शन में काम करता है, मतलब ये एक तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और हमारे मतलब फूड ऑब्जर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया होता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड है उसको क्या करता है कि एब्जॉर्ब करके दोस्तों ब्लड में डाल देता है, एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देता है, ये विलाय का फंक्शन हो गया। एनाल स्पिंक्टर, एनाल स्पिंक्टर का मतलब होता है एक प्रकार से दरवाजा, मतलब एनाल स्पिंक्टर क्या करता है ना, तो ओपनिंग और क्लोजिंग, जो एनस कब ओपन होगा एनस कब क्लोज होगा ना, एनाल स्पिंक्टर उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल जो हमारे एनस से पास होगा ना, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा एनाल स्पिंक्टर। एनाल एक मतलब स्पिंक्टर मतलब एक दरवाजा हो गया, एनाल मतलब एनाल का दरवाजा। लाइपेज के बारे में हम जानते हैं, एंजाइम है जो कि फैट को दोस्तों इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाता है, ठीक है, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में उसको कन्वर्ट करता है। अब देखिए, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट। प्लांट का जो सेंसिटिव प्लांट का जो लीव्स का मूवमेंट है और जो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट का, वो आपस में डिफरेंट कैसे है। तो लीव्स का मूवमेंट दोस्तों ये क्या है, नेस्टिक मूवमेंट इसको कहते हैं, ये कोई ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्रोथ नहीं होता है। ऑलराइट, लेकिन डाउनवर्ड मूवमेंट जो रूट होता है वो क्या होता है, अपना अपने ट्रॉपिक मूवमेंट है, जो ट्रॉपिज्म मतलब टुवर्ड द ग्रेविटी की तरफ वो मूव करता है। ये डिफरेंस हम लिख सकते हैं। देर इज अ हार्मोन विच रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। थायरॉक्सिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। नेम द हार्मोन, थायरॉक्सिन हो गया, एंड द ग्लैंड विच सिक्रेटेड थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया, ग्लैंड कौन गया, थायराइड ग्लैंड हो गया। वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज साल्ट इन आवर डाइट, मतलब हमारे डाइट में आयोडाइज साल्ट क्यों होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन जो है थायरॉक्सिन बनाने में, थायरॉक्सिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये सब लिख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर देखिए, तो कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। यू दिया है आपको, यू दिया है -10 और फोकल लेंथ दे दिया 15, तो फोकल लेंथ प्लस का 15 हो जाएगा। हमको पूछा फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर, तो 1/v + 1/u = 1/f लगाइए दोस्तों, आराम से फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये सब आसान है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया कि सो हाउ वी कनेक्ट 3 रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम सो डैट द कॉम्बिनेशन है 9 ओम, मतलब 3 रेसिस्टर है आपके पास, देखिए 3 रेसिस्टर है और तीनों 6-6 ओम का है, ये तीनों 6-6 ओम का है दोस्तों। एक मिनट, 3 रेसिस्टर है और तीनों 6-6 ओम का है। ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है और ये भी 6 ओम का है, मतलब तीन को कनेक्ट करके हमको 9 ओम बनाना है। तो देखिए ना, क्या कर सकते हैं आप, अपने से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि हम 2 को लगा दिए दोस्तों सीरीज़ में, 2 को लगा दिए सीरीज़ में, और तीसरा को भी अगर सीरीज़ में लगा देते 6 × 18 हो जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है। 2 को लगा दीजिए आप पैरेलल में, मान लीजिए 2 को हम लगा दिए पैरेलल में और 1 को सीरीज़ में लगा दिए, तो ये 6 हो गया, ये 6 का कॉम्बिनेशन से कितना बनेगा, 3 ओम बन जाएगा। तो 3 और 6 ये हो जाएगा दोस्तों, मतलब 2 को पैरेलल में लगा दीजिए और 1 सीरीज़ में लगा दीजिए, 6, तो इसका जो इक्विवेलेंट निकलेगा ये 9 ओम आपको बन जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको कर सकते हैं। ये सब देखिए
राइट वन केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सब रिएक्शन के लिए एक एक केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो आराम से इसको लिखा जा सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगर कहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन दोस्तों ये मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, बस इसमें लिखना है, आप तो लिख ही सकते हैं। जैसे अगर देखते दोस्तों चेंज इन कलर, अगर चेंज इन कलर की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, कई सारा रिएक्शन पढ़ा होगा चेंज इन कलर का। हम एक लिख देते हैं, लेड नाइट्रेट का, जब लेड नाइट्रेट का जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, PbI2 बनता है दोस्तों, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, तो कलरलेस येलो। चेंज इन ये हो गया चेंज इन कलर का। चेंज इन टेम्परेचर का अगर आप देखें तो मेटल का, कैल्शियम का अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, और एक्सेसिव अमाउंट में टेम्परेचर रिलीज होता है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का अगर बात करें दोस्तों तो आपने पढ़ा होगा BaCl2। बेरियम क्लोराइड का अगर सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करा दें हम तो बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट एज ए प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है। तो ये सब मतलब NCERT का ही पूरा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ऑलराइट, देखिए गिव रीजन पूछ रहा है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रॉट, तो मतलब थ्रॉट के अंदर कार्टिलेज में का जो रिंग प्रेजेंट होता है, क्यों, ताकि हमारे जो ये जो है ये कोलैप्स ना कर जाए, ये जो थ्रॉट का जो एक तो पासेज है, रास्ता है, ये कोलैप्स ना कर जाए। लंग्स ऑलवेज कंटेन रिसाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब लंग्स में हमेशा रिसाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर क्यों होता है, ताकि गैसेज एक्सचेंज आसानी से हो पाए, क्योंकि हम लगातार जो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं ना, उसमें इतना टाइम नहीं होता है कि उससे हम ऑक्सीजन को ले सके। ठीक है, तो पहले से एयर जो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है वहाँ से हम इस चीज़ को आसानी से कर पाते हैं। डायफ्राम फ्लैटन एंड रिब्स आर लिफ्टेड एप यू ब्रीथ, तो डायफ्राम एक तो फ्लैटन मतलब थोड़ा फ्लैट हो जाता है, और रिब्स भी थोड़ा नीचे हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, तो ऑब्वियसली बात है, ताकि हम जो हमारा अंदर का जो स्पेस है ना दोस्तों, जो वॉल्यूम कैविटी है अंदर का, लंग्स का जो कैविटी है वो थोड़ा बड़ा होगा, तो हम जाके अच्छे से सांस ले पाएंगे। वॉल्स ऑफ एल्वुलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, एल्वुलाई में ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर गैस एक्सचेंज हो रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा होना जरूरी है। ये सब क्वेश्चन आप कीजिए, अगर दिक्कत होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम सबका सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, मेरा मेन फोकस था कि आप ऑब्जेक्टिव बेहतर ढंग से कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को मतलब कवर कर ले, ताकि एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। चलिए एक मेंडल का क्वेश्चन कर देते हैं। हेरिडिटरी का पूरा दोस्तों प्लेलिस्ट मतलब बना हुआ है, और सारा वीडियो एक से लेके मतलब जितना टॉपिक है सारे टॉपिक को अच्छे से कवर किए हुए हैं। हेरिडिटरी में मेंडल का सारा क्रॉस बताए हुए हैं, डोमिनेंट रिसेसिव का डेफिनेशन वगैरह अच्छे से बताए हुए हैं, एलील क्या होता है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के बारे में बताया है, सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से बताए हुए हैं। आप प्लीज़ जाके चेक कीजिए और अच्छे से पढ़िए, हेरिडिटरी को कवर कर लीजिए, ताकि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो ना छूटे। ऑलराइट, इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को आपको बता देते हैं, मेंडल वाला क्वेश्चन को। देखिए मेंडल क्वेश्चन है, पहले तो पढ़ लेते हैं, इतना लंबा लिखा हुआ जरूर उसको पढ़िएगा, कुछ नहीं लिखा रहता है, बस वो बकवास किया रहता है। Mendel worked out of the rules of heredity by working on garden P using a number of visible contrasting character. He conducted several experiments by making a cross with one or two pair of contrasting character of P plant. On the basis of his observation, he gave some interpretation which helped to study the mechanism of inheritance. When Mendel crossed P plant with pure tall and pure short characteristics to produce F1 progeny, which two observation, देखिए जब प्योर टॉल लिया है, जो प्योर टॉल लिया है दोस्तों, मतलब कैपिटल टी लिया है और प्योर स्मॉल लिया है, स्मॉल टी, यहाँ जानते हैं टॉल ही बनता है। ऑलराइट, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ टॉल ही बनेगा। तो हमसे पूछा है कि विच टू ऑब्जर्वेशन वी आर मेड बाय हिम इन F1 प्लांट, तो ऑब्वियसली बात है, इससे वो देख रहा है कि एक तो सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट बनता है, मतलब डोमिनेंस कैरेक्टर यहाँ पर दिख रहा है उसको, कि सिर्फ और सिर्फ जो डोमिनेंस कैरेक्टर है वही मतलब पास हो रहा है, साथ साथ किसी प्रकार का ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी है, ऐसा लगता है कि स्मॉल टी यहाँ पर ब्लेंड हो गया, मिक्स हो गया है, लेकिन ये मिक्स नहीं होता है, क्योंकि कैपिटल टी है ये इसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया है, तो इसको हम डोमिनेंस यहाँ पर दिखता है। एक तो ये दो ऑब्जर्वेशन, एक तो हम डोमिनेंस लिखेंगे, डोमिनेंस के बारे में लिख देंगे, दूसरा ब्लेंडिंग नहीं, नो ब्लेंडिंग लिख देंगे। राइट वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट के बारे में क्या लिख सकते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट हो गया कि मान लीजिए दोस्तों वैसा एलील जो होमोजाइगस और साथ साथ हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में, वैसा एलीलिक फॉर्म जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करे, उसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट एलील कहेंगे या डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे। और जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करे, उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव ट्रेट कहेंगे। सिंपल, पूरा डेफिनेशन हमने बताया हुआ है, आप जरूर जाकर उसको पढ़िए। इन ए क्रॉस विथ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, देखिए यहाँ पर इसको और इसको चूँकि दो पेयर लिया हुआ है, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन,
मेंडल ऑब्जर्व 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन F2 जनरेशन, ऑब्वियसली बात है 4 कॉम्बिनेशन टोटल बनता है। वाई बीच मेथड डिड द ऑब्टेन इन F2 जनरेशन, किस मेथड से F2 जनरेशन इसको प्राप्त होता है। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली बात है हम पहला क्या करते हैं, पहला उसको क्रॉसिंग करते हैं, दूसरा क्या करते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं। दोस्तों सेल्फ फर्टिलाइजेशन से हम सेकंड मतलब F2 जनरेशन बनाते हैं। अरे द रेशियो ऑफ द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, आप जानते हैं कि 9:3:3:1 बनता है, ये हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है। ऑलराइट, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड ऑब्टेन्ड व्हाट कंक्लूजन वी आर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से पता लगा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट के बारे में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट मतलब अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पता कर चलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, और डायहाइब्रिड क्रॉस से पता चलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट के बारे में। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इट इज़ पॉसिबल दैट ए ट्रेट इज इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सट्रेड, मतलब क्या ये सही है कि कोई ट्रेट इनहेरिटेड तो हो गया, मतलब पेरेंट्स ऑफ स्पेस में आ तो गया लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कैपिटल टी एक मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा, मतलब एक मेल प्लांट से एक फीमेल प्लांट से आया होगा, और यहाँ भी है ये भी दूसरे से आया होगा, दूसरे से आया होगा। यहाँ तो टॉल हो गया और यहाँ भी टॉल हो गया, मतलब इसका कैरेक्टर क्यों नहीं आया, इसका कैरेक्टर इसलिए नहीं आया, ये इनहेरिटेड तो हो गया लेकिन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। इसके पीछे रीज़न क्या है, डोमिनेंस का रीज़न है कि कैपिटल टी जो है स्मॉल टी के कंपेरिजन में डोमिनेंट होता है, वो खुद को एक्सप्रेस करता है, इसको एक्सप्रेस नहीं होने देता है। तो ये भी सही बात है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस था, आप ज़रूर इसको बनाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों साइंस का और भी कई सारा सेट है, हम सारे सेट को एक एक सेट को डिस्कस करेंगे। आप प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा। ऑलराइट, और हम सब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं कर पाएँ, सब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं अपने से, ठीक है। तो अगर लेकिन आप चाहते हैं कि हम सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन प्रोवाइड करें हर एक क्वेश्चन का, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। और ऑब्जेक्टिव कैसा लगा, पूरा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से था कि नहीं था जरूर बताइएगा, और अच्छे से इसको सारे क्वेश्चंस को बना के जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, कुछ ना कुछ रिपीट होगा। थैंक यू दोस्तों।